वेलकम टू एपिसोड 13 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। हम फंडामेंटल सीख रहे हैं। हमने फंडामेंटल एनालिसिस समझा, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल समझा और फंडामेंटल एनालिसिस की एक चेकलिस्ट लास्ट वीडियो में ही समझी। लास्ट क्लास में आपको मैंने समझाया था एक चेकलिस्ट जो आपको देखनी जरूरी है, जिससे काफी आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है। एक बेसिक क्राइटेरिया वो थे, पर मैंने ये भी बोला था कि काफी फंडामेंटल रेशियोज होते हैं जो जानना जरूरी है। अब ऑफकोर्स काफी सारे रेशियोज हैं, सारे पढ़ने का तो लॉजिक है नहीं और ना पढ़ पाएंगे, ना जरूरत है कॉम्प्लिकेट करने की उतनी। बट कुछ कुछ रेशियोज हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। एवरी इन्वेस्टर शुड नो दीज रेशियोज फॉर श्योर। 3 रेशियोज आपके लिए आज लाया हूं। तीनों रेशियो अलग एस्पेक्ट से कंपनी के बारे में बताएंगे। तीनों रेशियोज का अलग अलग एरिया है और वो तीनों अलग अलग एरिया के बारे में बताते हैं, पर वो तीनों इन जनरल अगर आप समझ जाएं तो काफी कुछ कंपनी के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल उसका वैल्यूएशन कितना है, फॉर एग्जाम्पल द डेट लेवल्स ऑफ द कंपनी। तो ये तीनों अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिसपे आप कंपनी को टेस्ट कर सकते हैं बाय दिस वेरी सिंपल रेशियोज। तो आपको रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होकर आता है screennet.in वेबसाइट पे, जो मैंने आपको बताया था। पर अगर खुद कैलकुलेट करना भी चाहे वो भी आपको आज सिखा दूंगा, मतलब बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा और कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट बिगिन। देखिए पहला रेशियो हमारे पास जो आज है उसका नाम है EPS, अर्निंग्स पर शेयर। ये निकालने के लिए क्या चाहिए? अर्निंग्स चाहिए और नंबर ऑफ शेयर चाहिए। सिंपल लॉजिक, अर्निंग्स पर शेयर। आपको एग्जांपल देता हूं बहुत सिंपल। मान लीजिए मैं शर्ट्स बनाता हूं, मेरा शर्ट्स का बिजनेस है, मैंने 100 रुपए कमाए हैं पूरे साल में। मेरी कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है वो 100 रुपए हाथ में मेरे बचाए। पूरे साल में 100 रुपए तो मैंने कमाई कर ली, मेरी कंपनी 100 रुपए की हकदार हो गई है उस साल के बाद। बट मेरे पर शेयर की कमाई कितनी है? अगर मेरी कंपनी में समझिए 10 पार्टनर्स हैं, 10 के पास एक एक हिस्सा है, सबके पास इक्वल हिस्सा है, सबके पास शेयर्स है मेरी कंपनी के, तो 10 के 10 में बढ़ जाएंगे 10-10 रुपए ईच, because 100 which was the earning of the company divided by number of shares, which is 10 in this case, equals to 10 रुपी पर शेयर। तो मेरा EPS आ गया 10 रुपए। आपको इसके लिए क्या चाहिए था? नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड नंबर ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। वैसे ही जैसे भी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर करती हैं, किसी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़, किसी का 1000 करोड़, किसी का 5000 करोड़, ऐसे प्रॉफिट्स आते हैं और उनके नंबर ऑफ शेयर्स भी बहुत सारे होते हैं। बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है, हम उनके शेयर्स लेते भी हैं। आप देखोगे कितने कितने शेयर्स उनके पास होते हैं, बिकॉज काफी शेयर्स तो पब्लिकली ओन्ड होते हैं। कोई मान लीजिए 500 शेयर मेरे पास होंगे, 1000 आपके पास होंगे, 2000 किसी के पास होंगे, ऐसे करके कंपनी के बहुत लाखों हिस्से बटे होते हैं। सो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर जो आपको बैलेंस शीट में से दिख जाएगा उसकी, एंड नेट प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से दिखेगा, ये दोनों टर्म्स अगर आप निकाल लें और डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा EPS। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगेन अगर मान लीजिए कोई 10,000 रुपए कंपनी कमाती है और उसके 1000 टुकड़े हुए हैं, 1000 शेयर्स में बटे हुए हो, तो अगेन 10 रुपी आपका अर्निंग पर शेयर आ गया। इससे ये पता चलता है कि पर शेयर की कमाई कितनी है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली बात आप इसको उसके कंपेटिटर से कंपेयर कर सकते हो और दूसरी बात इससे आप उसकी वैल्यूएशन भी निकाल सकते हो, जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बताऊंगा। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड जो रेशियो आज का हमारा है उसका नाम है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और वो फर्स्ट वाले से बिल्कुल कनेक्टेड है, इसलिए मैंने बोला EPS जरूरी है पहले निकालना। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है? आप वर्ड से समझो खुद से ही। प्राइस टू अर्निंग, जो अर्निंग है उसके लिए हम कितना प्राइस दे रहे हैं। अर्निंग क्या है? जो भी निकाला था EPS, अर्निंग पर शेयर थी वो। तो एक शेयर पे जो कमाई हो रही है उसके लिए एक शेयर के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। बहुत बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर का भाव 100 रुपए आज ट्रेड हो रहा है, वन स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ₹100, और उसका EPS जो हमने मान लिया निकाला था वो था 10 रुपीज। 10 रुपए एक शेयर आपको कमाई करा के देगा वो पूरे साल में से, पर आप उसके लिए 100 रुपए दे रहे हैं। सो मतलब द PE रेशियो इन दिस केस कम्स आउट टू बी 10। यू आर पेइंग 10 टाइम्स प्रीमियम फॉर दैट मच अर्निंग। आप वो अर्निंग के लिए 10 टाइम्स प्राइस पे कर रहे हैं। अभी 10 टाइम्स क्यों पे कर रहे हैं अगर आप पूछे तो, कि क्या लॉजिक इसका होता है? सो बेसिकली देखो, हर कंपनी एक प्रीमियम डिमांड करती है एंड मार्केट उसको देता भी है प्रीमियम। ये प्रीमियम है कंपनी का जो ट्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने पूरा बिजनेस खड़ा किया, उसकी अपनी गुडविल है, अपने एसेट्स है, अपना धंधा उन्होंने सेटअप किया है। अब वो फ्री में तो आपको कंपनी बेचेंगे नहीं। सो इफ दे आर सेलिंग आउट ऑफ स्टॉक, ऑफ कोर्स दे वुड आल्सो आस्क फॉर अ प्रीमियम, बट ये प्रीमियम कंपनी सेट नहीं करती है। ये ना सोचिए कि कंपनी ने मांगा तो हम दे देते हैं, ये प्रीमियम मार्केट सेट करता है। जैसे जैसे शेयर का भाव बढ़ता है या बढ़ता है, चलता रहता है, वैसे ये PE रेशियो भी बढ़ते घटते रहते हैं। ये वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी है। अब मार्केट के इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर उनको लगता है कि ये शेयर आगे और ज्यादा अच्छा करेगा, अगर ये 10 PE रेशियो पे जो आज है कि 20 तक जा सकता है, तो वो 10 देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि देयर इज सो मच मोर ग्रोथ इन द फ्यूचर दैट इज येट टू बी सीन। सो इसका मतलब डिमांड ज्यादा, तो ये PE रेशियो और बढ़ता हो सकता है, ये कंपनी महंगी होती रहेगी। बट ऑन द अदर हैंड, इफ द इन्वेस्टर्स डोंट सी एनी ग्रोथ इन द फ्यूचर, और वो बहुत सस्ता भी क्यों ना हो शेयर, चाहे उसका 5 का PE रेशियो क्यों ना हो, 2 का क्यों ना हो सकता है वो फिर भी ना खरीदे, बेचते रहे और वो और सस्ता होता रहो। सो इससे लेसन क्या आता है? बहुत बड़ा लेसन जो काफी लोग गलती करते हैं। PE रेशियो या कोई भी रेशियो इनफैक्ट के बेसिस पे आप सिर्फ एक लेंस से देख के शेयर खरीद बेच नहीं सकते हैं। इफ यू गो आउट ऑन
रिसर्चिंग वेबसाइट एंड फाइंड द स्टॉक्स विद द लोएस्ट पी रेशियो 2, 3, 5, 10 और आप सोचेंगे मैं खरीद लेता हूँ, बड़ी सस्ती कंपनी है। आपको समझना यह है कि यहाँ पे दो चीजें दिखने वाली है, प्राइस और अर्निंग। सिर्फ एक चीज की वजह से पी रेशियो नहीं बदलता है, वो या तो प्राइस की वजह से बदल सकता है या अर्निंग की वजह से। तो अगर आप सस्ता पी रेशियो ले रहे हैं, क्या पता वो इसलिए सस्ता हो क्योंकि उसकी अर्निंग गिर गई हो, और अगर अर्निंग किसी कंपनी की गिर गई है तो वो उसका सस्ता लेने का फायदा ही नहीं है। हमें सस्ता लेने का फायदा तभी होता है जब वो कंपनी की वैल्यू ज्यादा है पर हमें सस्ते में मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्पररी सिचुएशन। बट अदरवाइज सस्ता पी रेशियो ये मतलब नहीं होता है कि स्टॉक आपको लेने का फायदा होगा, तभी फायदा होगा जब उस स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो टेम्पररी वजह से सस्ता हुआ है। पर अगर उसकी अर्निंग ही खराब है, अर्निंग ही नीचे जा रही है, तो पी रेशियो जितना भी सस्ता हो जाए हमें उस स्टॉक को नहीं लेना है। ऑन द अदर हैंड समटाइम्स महंगा पी रेशियो लेने से भी फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर और आगे उसमें ग्रोथ आने वाली है या और कुछ आपको अपसाइड दिख रही है तो चाहे वो महंगा हो वो और महंगा होने वाला है। सो द लेसन हियर इज दैट नेवर जज एनी कंपनी और एनी स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन लेंस और वन रेशियो। ये सारे रेशियोज आपको कंपेयर करके उसकी पीयर्स से, उसकी इंडस्ट्री से और आपस में मिला के तब जाकर डिसीजन बनाना है। बट वेल, दो रेशियोज हमने समझ लिए हैं। अर्निंग पर शेयर हमने निकाला कि पर शेयर कमाई कितनी है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और उसको यूज करके आपने पी रेशियो निकाला, क्योंकि आपने जो प्राइस था शेयर का, शेयर प्राइस अपॉन आपने अर्निंग पर शेयर कर दिया, आपका पी रेशियो भी आ गया। अगेन मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। प्राइस मान लीजिए किसी शेयर का 200 रुपए है, अर्निंग उसकी लेट से पर शेयर 10 रुपए है, आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना 20 टाइम्स पी रेशियो है। 20 टाइम्स पे कर रहे हो आप उसके अर्निंग के फॉर दैट शेयर प्राइस। अब वो अच्छा है कि बुरा है वो तो इससे पता चलेगा कि कंपनी आगे ग्रोथ कितनी है। अगर आगे बहुत ग्रोथ दिख रही है तो 20 का पी रेशियो कुछ नहीं है, वो आगे 30-40 पे भी जा सकता है ओवर द इयर्स। पर अगर ग्रोथ नहीं है, अर्निंग्स नहीं है, तो 20 का प्रीमियम भी आप उसको क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर यू इवन बाइंग दैट स्टॉक? डजंट मेक सेंस एट ऑल। वेल, थर्ड रेशियो आज हमारा है और जो लास्ट रेशियो आज का है वो अलग एक एस्पेक्ट का है। अभी आपने पहला वाला जो समझा वो प्रॉफिटेबिलिटी का था, सेकंड जो समझा वो वैल्यूएशन के निकालने के लिए था, थर्ड जो है वो है डेट लेवल्स के लिए, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये डेट लेवल्स निकालने के लिए पता करते हैं हम कितना कर्जा कंपनी पे है, वो पता करने के लिए। डेट टू इक्विटी, डेट का मतलब कर्जा, इक्विटी मतलब कंपनी का हिस्सा। अब डेट मतलब पैसा वो है जो कंपनी ने उधारी से लिया है, लोन लेके लिया है किसी से या कर्जा लिया है, वो डेट का पैसा है, कंपनी ने जो रेज किया है। पर आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि दो तरीके से कंपनी पैसे रेज करती है, एक इक्विटी से भी करती है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स, जो हमने पैसा कंपनी में लगाया है, जो कंपनी ने हिस्सा अपना बेचा है। अब इस हिस्सा बेचने के लिए कंपनी को पैसा तो मिल जाता है पर कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। हाँ, ऑफकोर्स उसने कंपनी का हिस्सा बेच दिया बट वो वन टाइम था, हो गया। अब उसके बाद जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी, ये शेयर होल्डर्स को उतना पैसा मिलेगा या नहीं भी मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। बट इधर डेट में इंटरेस्ट देना ही पड़ता है। सो डेट एंड इक्विटी आर टू डिफरेंट वेज ऑफ रेजिंग मनी, ये तो आपको पता है। बट अब डेट टू इक्विटी से हम करें क्या? हमें फायदा उससे ये होता है, हमें उससे पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी इक्विटी के बेसिस पे कितना डेट है। सो इफ लेट्स से ऑन 100 रुपी ऑफ इक्विटी कंपनी के पास डेट 500 रुपी का है, तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरफ से जो पैसा आया उसे 100 रुपए है, कर्जा कंपनी ने 500 रुपए का लिया हुआ है, 5:1 डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, विच इज वेरी 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 हाई। इसका मतलब होता है कंपनी के पास कर्जा बहुत ज्यादा है। तो पहली बात, एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो जो बुक्स में लिखा होता है वो तो होता है 1:1 कि दोनों बराबर हो, बट इतना आपको पता है कभी परफेक्शन होती नहीं है इन्वेस्टिंग में या कहीं पे भी रियल लाइफ में। सो 1.5 भी हो, 1.7 भी हो, 1.3 भी हो, वो बात थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है। बट अगर एक्सट्रीम डेट बढ़ रहा हो और स्पेशली कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा हो, कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 था कि 200 रुपए की माने डेट, 100 रुपए की इक्विटी थी, अगले साल वो 3:1 हो गया, 300 रुपए का डेट, 100 रुपए की इक्विटी, 400 रुपए की डेट, 100 रुपए की इक्विटी। डेट इसका मतलब बढ़े जा रहा है, कंपनी और कर्जा लिए जा रही है और रीपे नहीं कर पा रही है अगर, और उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी, ऐड होगी। इसका मतलब थोड़ा सा स्केली सिचुएशन है, आपको थोड़ा बच के रहना है या एटलीस्ट और पहचानना है, जानना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। एटलीस्ट यू शुड नो। This is one way to actually, this might be a red flag sometimes in a company if debt बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, debt to equity ratio बहुत ज्यादा हो and constantly debt rise भी हो रहा हो। आपको ध्यान से देखना है, परखना है कि क्या है सही है गलत है, और अगर गलत है तो बच जाना है। These are 3 fundamental ratios every investor should know। EPS जो आपकी अर्निंग बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। सेकंड, पी रेशियो जो वैल्यूएशन बताता है कि आप उस अर्निंग के लिए कितना पैसा दे रहे हैं उस शेयर में लगाने के लिए। थर्डली, डेट टू इक्विटी जो डेट लेवल्स बताता है, कंपनी के पास अगर बहुत कर्जा है और बहुत ज्यादा कर्जा लगातार बढ़ रहा है तो कंपनी शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, बिकॉज एक तो डेट का प्रेशर होगा और दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी जुड़ जाएगी, कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। वेल, दिस इज गौराज सिंह साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।